Hello dear student, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are doing well. So dear student, as we have completed our first chapter, which is the best Christmas story in the world, today we are going to start our third chapter, which is Glimpses of Past. I know that you all are thinking that why I have not started the tsunami, because that is a very lengthy chapter we will do afterwards. First of all, we are going to do the glimpses of past. Okay dear student? सो डियर स्टूडेंट इधर हमें दिया गया है बिफोर यू रीड. ओके डियर स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस, देन आफ्टरवर्ड वी विल स्टार्ट आवर story. Okay, here are some pictorial glimpses of past for our country from 1757 to 1857. इधर आपको कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्स दी हैं. सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट. ग्लिम्सेस मतलब छोटी छोटी तस्वीरें या छोटे छोटे पल जो आपके पास में हुए थे, उनको आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि आपको एक कॉमिक्स की तरह आपको ये दिए हैं. इसको आपको पढ़ना है और समझना है. तो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट. Watch our video till the end because this will be the first part of this chapter, and believe me that this is a very interesting chapter. Before that, if you are new at our channel, please subscribe our channel, like, share and comment also. Okay dear student, let's start. These pictures and speech bubbles will help to clarify your understanding of condition that led to the event known as First War of Independence in 1857. तो यहाँ स्पीच बबल्स एक नाम आया है. स्पीच बबल्स मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऐसे करके दिए होते हैं बबल्स टाइप के, और इसमें पर्सन डिनोट होता है और इसमें आपका सेंटेंसेस लिखे होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. जैसे इन्होंने स्पीच बबल्स दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट हुआ था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके लिए हुई थी 1857 में, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. द मार्टर्स. तो आप मार्टर्स को आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मार्टियर्स ऐसे नहीं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है द मार्टर्स. ओके, तो यहाँ पे द मार्टर्स यानी कि जो हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब वीर पुरुष कहते हैं ना, वो थे. तो यहाँ पे सबसे पहले है एट द फंक्शन इन दिल्ली. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स. यहाँ पे जो हमारी लता मंगेशकर है वो ये गा रही है गाना कि ए मेरे वतन के लोगों अपनी आँख में भर लो पानी. तो ये जो आपका सॉन्ग है, ये सॉन्ग का वो गा रही हैं थोड़ी लाइंस, आप लोग को पता ही होगा सॉन्ग. फिर आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है. यहाँ पहले ऊपर वाली पिक्चर समझ लीजिए, ये लता मंगेशकर है, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री है, और जो बगल में बैठी हैं वो हैं आपकी रानी लक्ष्मीबाई. अब फटाफट यहाँ पे पिक्चर भी देख लो. रानी लक्ष्मीबाई नहीं है वो, हाँ, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई तो उस समय मर गई थी. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखो रानी लक्ष्मीबाई इधर है, ये है. और यहाँ पे आपको बहुत सारे वीर पुरुषों का चित्र दिख रहे होंगे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, और ये चंद्रशेखर बोस. उसके बाद फिर आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही सारे मार्टर्स आपके यहाँ पे बैठे हैं. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे बारे में. ये तो अभी तक आपको मार्टर्स के बारे में बताया था. अब है द कंपनी कॉन्क्वेस्ट. अब हम जाते हैं पास में और पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट से आई थी वो अचानक से इंडिया में राज करने लग गई, यानी कि रूल करने लग गई. डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग थ्रू आउट द सेशन, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, द कंपनी कॉन्क्वेस्ट. तो सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट यानी कि कंपनी कैसे इंडिया में घुसी, कैसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत कर करके पूरा इंडिया ही अपने हाथ में कर लिया, ये हमें पता चलेगा. ठीक है, विथ इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो बेटा जब शुरू का टाइम था 18th सेंचुरी इंडिया में, तब जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी वो बस इतनी थी, लेकिन अभी इंडिया की टेरिटरी इतनी है. अभी थोड़े चैप्टर जैसे आप आगे आगे पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई इतना ब्रिटिशर्स का है, इतना सा इंडिया का है. सेम आपको अभी आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर वेपन्स थे. उनके जो वेपन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल थे इंडियन वेपन्स से अगर हम कंपेयर करें तो.
और इसीलिए वो जो थी कंपनी वो एक्सटेंड कर रही थी धीरे 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 धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो थे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। आपका हिस्ट्री चैप्टर जो नहीं है कौन सा था हिस्ट्री चैप्टर आपका, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, क्लास 8th वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट से वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, प्लीज़ रीड इट। और वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट चैप्टर ऑल्सो, एंड देन यू कैन एन्जॉय दैट चैप्टर विद अ ब्यूटिफुल स्टोरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉमिक में क्या दिया है, इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस जो हमारे इंडियन राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे। अब शॉर्ट साइटेड का मतलब यहाँ पे हुआ क्या, एक लोग तो वो लोग होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जो पहले ही अपना फ्यूचर नाप लेते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो ऐसा चीज़ होगी। लेकिन जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे, राजा रानी थे, ये बहुत शॉर्ट साइटेड थे। ये देखते थे कि अभी क्या फ़ायदा हो रहा है, ये वो नहीं देखते थे कि हमें फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। तो ये लोग बस ये सोच रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, हमें भी हेल्प मिल जाएगी थोड़ी, मतलब कहीं कहीं लड़ाइयों में हमें भी हेल्प मिल जाएगी, अच्छे लोग हैं। मतलब वो उन्होंने सोचा कि अभी जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो अच्छा है, इनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है, ये हमें इसमें भी हेल्प कर सकते हैं। दे ओनली थॉट दैट देयर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, देयर वेपन्स आर वेरी गुड, दे कैन हेल्प अस, बट दे डिडंट थॉट अबाउट द फ्यूचर व्हाट दे कैन डू विद दीज वेपन्स एंड दीज टेक्नोलॉजी टू अस। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो इनके अभी ये सुपीरियर वेपन है ये इसका किस तरीके से हमारे ही कंट्री में कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि अभी जो हमारा प्रेजेंट है वो कितना हमें फ़ायदा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड थे, वो जो हमारे शॉर्ट साइटेड थे और जो दूरदर्शी होते हैं वो ये नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दैट अपस्टार्ट राजा बा call the English merchants, they will help to defeat him। तो पहले क्या होता था कि भाई बहुत ज़्यादा इंडियंस में लड़ाई थी, उनमें ना एकता नहीं थी। एंड अभी डियर स्टूडेंट जब आप आगे फर्दर पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिशर्स को लगा कि हम लोग आराम से रूल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एकता थी नहीं। ये सब जो अलग अलग लड़ाइयों में उलझे रहते थे और इसी का फ़ायदा उठा के जो ब्रिटिशर्स थे वो आगे बढ़ते रहते थे। तो यहाँ पे इंडिया में कहीं पे लड़ाई हो रही थी तो वो सोच रहे थे कि भाई इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प ले लेते हैं, उनके पास इतने सुपीरियर वेपन्स हैं, हम उनकी हेल्प ले लेते हैं। तो ये ऐसा ये राजा भी कह रहा है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। वहाँ इंडिया में किसी में इतनी पीस थी नहीं, शांति थी नहीं, क्योंकि हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। अब देखो डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ रिटन हियर, द रिवाइलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। क्योंकि हर जगह झगड़ा लड़ाई थी तो सब लोग अपने लड़ाई में उलझे रहते थे और इसी का फ़ायदा उठा के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आराम से इंडियन प्रिंसेसेस को वन बाय वन करके सबड्यूड यानी कि हराते जा रही थी, कंट्रोल करते जा रही थी उसके ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अ फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting। जो तो टीपू सुल्तान थे डियर स्टूडेंट, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव रूलर थे। वो क्या थे, मैसूर के, हम लोग बोलते हैं ना द किंग ऑफ मैसूर, वो टीपू सुल्तान को हम बोल सकते थे। टीपू सुल्तान के सिरंगापट्टम में बहुत सारे युद्ध हुए थे, आई थिंक 4 युद्ध हुए थे। और उसमें भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लास्ट वाला जो वॉर हुई थी उसमें जो थे टीपू सुल्तान को इन्होंने हरा दिया था। वो भी लड़ते लड़ते वो हार गए थे, मतलब वो तब तक लड़ते रहते ब्रिटिशर्स से जब तक वो मर नहीं गए। उसके बाद यहाँ पे देखो, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। जो अब इंडियन लोग हैं वो तो बेचारे बहुत भोले हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई चलो अब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आ गए, अब हमारी कंट्री में पीस रहेगी और कोई वॉर भी नहीं होगी और कोई भी हमें लूटेगा नहीं, कोई भी हमें ठगेगा नहीं। ठीक है, ठग्स मतलब आपका एक तरीके से जो लुटेरे होते हैं हम उनके लिए इंग्लिश में ठग्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्केस्ट। ठीक है, इंडियन के रिएक्शन बता रही हूँ मैं आपको। तो कोई लोग तो ऐसे थे तो बिल्कुल फ़ायदे समझ रहे थे, इट्स अ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये लोग सोच रहे हैं कि भाई वो तो भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है हमारी कंट्री में, अब तो हमारी कंट्री में कोई भी झगड़ा नहीं होगा। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो डेस्टिनी उनके साथ जुड़ी हुई है। अब एक दूसरी तरफ के लोग हैं और वो क्या सोच रहे हैं उनका देखो, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स
वाइट मैन जो सफ़ेद लोग आए हैं ब्रिटिशर्स, उनकी बात हो रही है। उन्होंने तो हमारे जो राजा रानी हैं उनको मार ही दिया है और उनको अच्छे से मतलब खराब मतलब उनको मार दिया, कहीं ना कहीं उनको बहुत ही बहला फुसला के अपना काम वो करा रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। वो कहते हाँ भले ही कोई जो किंग थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री के तो थे, कहीं ना कहीं वो हमारी जगह के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग नौकर बन गए इन फॉरेनर्स के। ये थे दो रिएक्शन जो कि एक तरफ के लोग सोच रहे थे कि भाई ये अच्छी बात है कि फॉरेनर्स आ गए, और एक तरफ के लोग सोच रहे थे कि भाई फॉरेनर्स ने तो हमें स्लेव ही बना दिया, यानी कि नौकर ही बना दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, द ब्रिटिश रूल 1765 1836। ठीक है, तो ब्रिटिश का रूल का बताते हैं अब बातें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिलीजियस रीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो उस समय का इंडिया जो था उसमें अनटचेबिलिटी यानी कि दलित्स में, और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा कॉमन थी। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन। तो हम इंडियंस क्या मानते थे कि भाई किसी ने भी अगर सी जो हमारा समुद्र है उसको पार कर लिया तो वो अपना जो रिलीजन है, जो उसका जो धर्म को फॉलो करता है वो खो देगा। अब क्या है यहाँ पे, ऑल माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द वुमेन। तो यहाँ पे एक धारणा लगी थी कि भाई जितनी भी यहाँ पे वार सब चीज़ होती है ये सब वुमेन की वजह से ही होती है। अब ये वाली क्या, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हुआ है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस वर हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडियंस को खुद के लिए ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, वो खुद को ही इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे जितना वो ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। तो यही एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लग गए थे इंडियंस का, क्योंकि उनको पता था कि इंडियंस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब अपने को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उनकी मजाक और बनाते हैं। तो ब्रिटिशर्स उनकी और मजाक बना रहे थे कि भाई ये लोग तो इनका तो कुछ काम भी नहीं है, ये ऑनेस्ट भी नहीं है और ये ऐसे ही हैं। ठीक है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। वो कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर जगह ब्रिटिशर्स की बातों में हाँ कह रहे थे। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांट क्विक प्रॉफिट्स, दे हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया में आए थे, तो उनको क्या चाहिए था, उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए था, उनको बस प्रॉफिट से मतलब था ताकि हम अपनी कंपनी चला सकें। ठीक है, वो हैवी टैक्सेस फोर्स कर देते फार्मर्स में ताकि जो है उनके वो अपने फील्ड को ही बेच दें और उनको ही बेच दें और वो टैक्स कहीं ना कहीं से भरें। अब वो कह रहे हैं बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तुम्हारे लोग तो सब मेरी क्रॉप्स ले जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं ब्रिटिश, यू आर स्टिल इन एरर्स, यू इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। और उसने कहा कि तुम अभी भी हमारे कर्ज में हो, अगर तुमने हमें टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा, मैं अगले बार तुम्हें जेल में भेज दूँगा विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट डियर स्टूडेंट। ओके, डायरेक्ट जेल में वो भेज देता हूँ। अब देखो, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। फिर भी ब्रिटिशर्स को इतना हो रहा था कि भाई अभी भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, अभी भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो और नए मेथड इन्वेंट करते थे जिससे उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिले और ज़्यादा उनकी जो कंपनी हो चले। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India। तो जैसे कि आपको पता है जब भी कोई गुड इंडिया में आता है, जब भी कोई भी चीज़ आती है बाहर से इंडिया में, तो हमेशा उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, यानी कि टैक्स लगता है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा राज्य है, हम लोग रूल कर रहे हैं, तो भाई जब भी हमारा सामान इंग्लैंड से आएगा तो कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे वहाँ नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। अब देखो, अ गुड आइडिया। अब जो दूसरा है वो बोल रहा है कि हाँ अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से क्योंकि अब उनके गुड्स बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के आए थे, तो सारे जो इंग्लैंड के सामान थे वही बिक रहे थे। जो इंडियंस जो अपने हाथों से सामान बनाते थे वो बिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोग को भी ऐसा लग रहा है भाई बाहर से सामान आ रहा है अच्छा ही होगा, और वो लोग उसको ले रहे थे। ठीक है, अब देखो, इन्वेटिवली फेमाइन फॉलोड। Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation.
इन सब की वजह से क्या हुआ, फैमाइन यानी कि स्कार्सिटी ऑफ फूड होने लग गई, यानी कि जो फूड था वो अब आपका नहीं बचा था। और बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख जो इंडियन थे वो किसकी वजह से मर गए थे, सिर्फ स्टार्वेशन, भूख की वजह से वो मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो एक्सपर्ट आर्टिशंस थे, जो पॉटरी करते थे, इन सब का जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में जो थी आ गई थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, राम मोहन रॉय। तो अब राम मोहन रॉय क्या कह रहा है, राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय जो थे, राजा राम मोहन रॉय, उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा आज भी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लर्न यानी कि एजुकेटेड मैन थे। वो क्या बोल रहे थे, उनको पता चल गया था कि भाई कंट्री में क्या रॉन्ग हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्फ, आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। वो कहते कि लोगों को अपने कल्चर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लोग अपने लिए खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपने कल्चर को, जो उनका एंशिएंट कल्चर है, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मानना चाहिए। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, और हम लोग ग्रेट अचीवमेंट भी कर सकते हैं। वी मस्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी। वो कहते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी को फिर से एक अच्छा रिफॉर्म यानी कि फिर से नया बनाना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्रेनिंग अस। सुपरस्टिशन मतलब डियर स्टूडेंट, मतलब पुरानी ख्यालात में जो थे, ये अगर तुम समुद्र के पार जाओगे तो तुम्हारा रिलीजन लॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो सुपरस्टिशन थे, इसकी वजह से जो इंडिया था कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, राम ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। तो जो राम मोहन रॉय की वाइफ थी उमा, उन्होंने उससे क्या कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। तो क्या कहते हैं कि काउ, जो गाय होती है, वो हमारी डिफरेंट कलर की होती हैं। कोई डियर स्टूडेंट, कोई काली होती है, कोई आपकी देखा है आपने ब्लैक वाइट कलर की होती है, जिसमें किसी में वाइट कलर होता है और ब्लैक स्पॉट्स पड़े होते हैं। तो काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, बट जो उनका मिल्क का कलर होता है वो सेम होता है। लेकिन डिफरेंट टीचर्स यानी कि अलग अलग जो रिलीजन होते हैं, सबके टीचर अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब जो होता है ना, जो वो सिखाते हैं, वो एक ही होता है। ये जो है आपके राजा राम मोहन रॉय अपनी वाइफ उमा को बताते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राम मोहन रॉय थे वो बस साइंस और मॉडर्न नॉलेज में ही चलते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो चाहते थे कि जो भी नॉलेज आए, जो भी तुम लोग चीज़ बता रहे हो, वो हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what मेड ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। तो वो उसने सी को क्रॉस कर दिया, वो इंग्लैंड गया और देखने के लिए कि भाई इतना क्या पावरफुल बना दिया इंग्लैंड को किस चीज़ ने। तो उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर एंड यू एक्सेप्ट अस आर्स एज आर सब्जेक्ट, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग ने तुम्हें अपना रूलर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हम लोग तुम्हें अपना रूलर मानते हैं, लेकिन तुम भी हमें अपना सब्जेक्ट मानो। और तुम्हें ये याद होना चाहिए कि एक रूलर की अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो ब्रिटिशर्स से कहते हैं। और यहाँ पे देखो ऑपरेशन यानी कि फिर कैसे कैसे उन्होंने ब्रिटिश जो इंडियंस थे उन पर रूल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन में क्या दिया है, बट ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818। लेकिन ब्रिटिश ने अभी भी नहीं रोके, वो अभी भी इंडियंस को लगातार ऑपरेस कर रहे थे। दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट। तो अभी भी उनको इतनी चाह थी कि भाई हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। तो क्या कहते हैं, इंडियन को लगातार वो ऑपरेस करे जा रहे थे, परेशान करे जा रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रेगुलेशन 3 जो है वो क्या कहते हैं लागू करवा दिया था। और उसमें क्या होता था, इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट में अपनी गवाही कुछ नहीं दे सकते। आपको डायरेक्ट ही अगर उनको शक होगा कि भाई ये वाले इंडियन ने कुछ करा है, तो वो तुरंत आपको उठा के जेल में डाल देंगे विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट। अब यहाँ पे क्या गया, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस।
तो ब्रिटिश ऑफिसर्स तो भाई इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज उन्हें मिल रही थी और अपना तो भाई फॉर्च्यून था उनका, आराम से मतलब जी रहे थे वो ज़िंदगी। और यहाँ पे देखो जो ब्रिटिशर्स थे कहीं ना कहीं उनके पास इतने बड़े बड़े महल थे, लेकिन जो इंडियन सिपॉइज़ थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था जो ब्रिटिशर्स थे, सिपॉइज़। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. तो जब ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, जब ब्रिटेन जो था ब्रिटिश गुड्स को यहाँ इंडिया में भेज रहा था, और उससे उन्होंने कितनी कमाई करी, 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। अब देखो गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड, अच्छा रुको एक यहाँ पे छोटा सा दिया है, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। अब जैसे कि आपको पता ही है ब्रिटिशर्स के सारे सामान आ रहे हैं तो इंडियन इंडस्ट्री तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक हिज होम, गवर्नर जनरल ने अपने घर में उन्होंने कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग इन द पेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा अब जो कॉटन वीवर जो अपने हाथ से बुनते थे सामानों को, उनके अब से बोन ही रह गई है, क्योंकि उनको खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, उनके तो कपड़े वपड़े कुछ नहीं बिक रहे, पैसा कहाँ से आएगा, वो खा कुछ नहीं रहे, उनके शरीर में सिर्फ अब बोन्स बच गई थी। और जो बाकी के सारे कॉटन के आइटम्स थे वो खुद कंपनी अपनी बड़ी बड़ी मशीनों से बना के बेच रही थी। अब देखो अब आता है 6th, डिससेटिस्फेक्शन। अब आएगा डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि उनको अजीब सा, मतलब कि अब उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इंडियन को अब थोड़ा सा मतलब आग जल ली है अब धीरे धीरे। अब मैं आपको बता दी हूँ आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। अब देखो क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through English language. I agree. तो अब क्या कहा, इंडियन में जो एजुकेशन थी प्राइमरीली वो पर्शियन लैंग्वेज में थी, उर्दू आप कह सकते हो, और संस्कृत में थी। तो 1835 में जो एक इंग्लिश मैन था उसका नाम था मैक्यूले, तो उसने क्या करा, एक सजेस्ट करा, मतलब कि कहा कि हम लोगों को ना इनको इंग्लिश सिखा देनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, इसमें भी वो अपना ही प्रॉफिट ढूंढ रहे थे। क्या प्रॉफिट ढूंढ रहे थे कि भाई अगर हम लोग अपने लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे तो क्या होगा, कम से कम हमारे जो छोटे छोटे मोटे काम होंगे वो लोग वो काम हम लोग इन लोगों से करा लेंगे, हमारी भाषा इनको समझ में आने लग जाएगी तो हमारा और काम आसान हो जाएगा। ये उस मैक्यूले ने बोला, ठीक है। तो उसने बोला आई एग्री। अब देखो द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड Turks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो वो लोग तो अपना फ़ायदा ही ढूंढ रहे थे कि भाई हम इससे छोटे मोटे काम करवा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक नई जनरेशन पैदा हुई जो कि थी इंटेलेक्चुअल्स की। तो इससे क्या हुआ, वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर। उन सब ने सोचा कि भाई हमें अपने ब्रदर्स को एडुकेट करना चाहिए, इससे क्या होगा, कम से कम हम और ज़्यादा हमें नॉलेज मिलेगी और हम लोग इनकी बातें आराम से समझने लग जाएंगे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर मटीरियल कंडीशन, और हम लोग इनकी मटीरियल कंडीशंस भी जो है ठीक कर देंगे। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमारी जो चाह है वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, इस इमेज को देख रहे हो डियर स्टूडेंट। आप थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि इतना पार्ट जो था इंडिया का था पूरा और इतना सब ब्रिटिशर्स का था। अब सेम चीज़, उतना पार्ट ब्रिटिशर्स का है और इतना सब इंडिया का रह गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। वो बहुत ही कम सोचते थे इंडियंस की नीड्स के बारे में। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। क्योंकि वो वीवर्स थे, कोई पॉटर्स थे, अब सारा काम जब मशीन से होने लग गया था, जो इनकी जो जॉब थी वो लगभग चली गई थी। और जो हमारे किंग्स हैं वो सब पपेट बन चुके हैं। लेकिन पपेट यानी कि जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, वो और कुछ कर भी नहीं सकते, राइट। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वो तो हमारे जो लोग हैं उनको भी उनको बदल दे रहे हैं, यानी कि उनका जो धर्म है, जिस धर्म में वो बिलोंग करते हैं उसको भी वो चेंज कर दे रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। वो कह रहे हैं कि ये जो डैन है ना इसको काट दो और इसमें लिख दो डैम। ओके, यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट।
तुम सब बोलते ही बोलते हो, लेकिन तुमने अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी जिससे कि हम लोग ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक सकें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्पार्क्स, अब चिंगारियाँ जलने लग गई कि भाई अब तो हमें कुछ ना कुछ करना है, ये इंडियंस ने सोच लिया था। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasants. In Bengal, the Santals, who had lost their lands under new land rulers, became disparate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो टैक्सेस जो थे कंटिन्यूसली जो पीजेंट थे उनको नीचे गिराते जा रहे थे, वो अब कुछ उनके पास कुछ नहीं रह गया था। तो बंगाल में क्या होता है, तो संताल से उन्होंने जब अपने लैंड्स खो दिए, अब तो वो संताल्स तो कहीं ना कहीं आपके जो थे नॉर्मेड्स या ट्राइब्स में आ रहे थे, उनका तो बेचारों का सिर्फ जंगल था। अब वो जंगल में भी अगर टैक्स लगाने लग गए तो उनमें एक अलग ही चिंगारी मतलब आ गई, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1855 में रिबेलियन रोज करा और उन्होंने यूरोपियन और सपोर्टर्स इन सबको साथ लड़ाई करने का फैसला लिया। Discontent was brewing the East India Company Army too. The fight soldiers gets huge pay, mentions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks to us cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala abolish our age-old customs? तो वो कह रहे हैं कि जो वाइट शोल्डर्स हैं उन्हें तो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती है, उन्हें इतने घर मिलते हैं, वहाँ उन्हें नौकर भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिपाहीज, हमें कुछ नहीं मिलते, हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पेंशन मिलती है, और पेंशन और साथ ही साथ स्लो प्रमोशंस मिलते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, अंग्रेज़ जो थे वो हमसे कह रहे थे कि हम सी क्रॉस करें, जो कि हमारे रिलीजन के एकदम अगेंस्ट है। ये कौन होते हैं हमसे कहने वाले, ये टोपी वाला, मतलब ये शब्द है ये अंग्रेज़ों के लिए यूज़ किया गया था। ये कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि हम अपने ओल्ड कस्टम जो है इसको छोड़ दें। तो ये अब उन पर भी आग जलने लग गई। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेगिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। जो मंगल पांडे थे, आपने उनके नाम तो सुना ही होगा, वो भी सिपाही थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे लेकिन इंडियन थे, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट करा और बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया जब उन्हें पता चला। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड, और भी बहुत सारे जो सिपाहीज थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट करा। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनको सबको उन्होंने मार दिया था। ह्यूमिलेटेड इन पुट इन आयरन्स, उन सबको आग में रख दिया गया था, या आप बोल दो कि भाई जो आयरन नहीं होता जला हुआ उसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई अब उनके बहुत ही गुस्सा चढ़ गया था, और वो अब देखो यार नीचे क्या कर रहे हैं इंग्लिश, पहले तो उनको आयरन्स में बैठाया और ये सब जलाने का काम हुआ, अब क्या कर रहे हैं देखो। फ्यू इंग्लिश मैन हैड कर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड। अब उन्हें पता चल गया था भाई इंडियन अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा वो हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनको ऐसे करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला देखो, ओ प्राउड ब्राह्मण शोल्डर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो आपको पता है, तो बेसिकली इंडिया में हिंदू और मुस्लिम रहते थे, तो उन्होंने जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कहा कि जो तुम ग्रीस को बाइट करते हो ना, वो किससे बनी होती है, काउज और पिग के फैट से। और काउ तो आपको पता है हमारे इंडियन हिंदू रिलीजन में कितनी ज़्यादा होली मानी जाती है, होली एनिमल माना जाता है काउ को। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो बहुत ही भगवान का आजकल भी बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ये उन्होंने ब्राह्मण शोल्डर से कहा। और मुस्लिमों के कहने के लिए, मुस्लिमों के वहाँ ना जो पिग का फैट होता है ना, पिग वो बहुत ही ज़्यादा होली एनिमल माना जाता है। तो उसने कहा फ्रॉम फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट द माइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। ये लोग हमें भी क्या कहते हैं ऐसा करने लग गए, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। सून चपातीज वर सेंड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, टेल द पीपल दैट देयर एम्परर विल वांट देयर सर्विसेज। लोगों को बताने के लिए अब चपातीज भेजी जाने लग गई ताकि उन्हें पता चले कि भाई उनके एम्परर को उनकी मदद चाहिए। येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन शोल्डर्स। लोटस फ्लावर भी इंडियन शोल्डर्स के बीच में क्या कहते हैं
बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गए. दैट टू फॉरेनर्स द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू द पैट्रियट्स. अब देखो यहाँ पे रिवॉल्ट आता है 1857 का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. अब देखो बहुत ही ज़्यादा वहाँ मेरठ में युद्ध वगैरह होने लग गया. द सिपाही मार्च टू दिल्ली. वो सिपाही जो थे इंडियन, उन सब ने दिल्ली की तरफ वो गए. लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह. तो बहादुर शाह थे उस समय एम्परर, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है. तो द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. तो रिबेलियन जो था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था. मैनी लैंड लॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. क्योंकि उन लोगों ने अपने लैंड खो दिए थे तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि ज़मींदार के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट भाई उनके लैंड ही होते हैं जिनसे वो पैसा कमाते हैं. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. येस वी विल हेल्प यू. तो उन्होंने कहा कि वाइट मैन का अगर तुम्हें रूल कम करना है तो तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा. तो वो लोग ने कहा हाँ हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे. द फाइट फॉर फ्रीडम इन 1857. अब देखो मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर. उन सबको भी बहुत गुस्सा आ रहा था. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. क्योंकि उन्होंने उनका महल ले लिया था तो उनको भी अलग ही गुस्सा चढ़ा था. पॉपुलर लीडर्स लाइक मालवी अहमदुल्ला ऑफ फैजियाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज. द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड. अंग्रेज सब हमारा लैंड को कैप्चर कर रहे हैं, आओ आओ और लोग आओ. ऐसे ऐसे सब लोग के मन में मतलब अलग ही गुस्सा चढ़ा था. अब यहाँ पे देखो एजिबुल्ला खान टोल्ड तात्या तोप वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन हिज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हमें पेशवा नाना साहब जो है उनको लीडर बनाना चाहिए ताकि हमारी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें हेल्प हो पाए. 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज विथ. वृष्ट में जो कुंवर सिंह थे वो कम से कम 80 से भी ऊपर साल के थे और उनको अपनी वेस्ट में चोट लग गई थी. मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. और उन्होंने अपना कार्ड उसी समय जिसमें बुलेट लगी उन्होंने उसको काट के नीचे गंगा नदी में फेंक दिया. तो अब देखो ये कुंवर सिंह वाली कहानी तो आपने क्लास 7th में जो आपकी हिंदी की बुक है ना वसंत, उसमें पढ़ी होगी. जो आपका चैप्टर है वीर कुंवर सिंह, याद करो सब लोग, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमारी ये जो स्टोरी है ख़त्म हो जाती है. अब हम फटाफट करने वाले हैं कल इसके क्वेश्चन आंसर डियर स्टूडेंट. तो देख लो कम से कम 32 मिनट का वीडियो है ये. अगर आपको 32 मिनट के वीडियो में पूरा चैप्टर मिल रहा है तो जाके जल्दी देखो, क्योंकि लोग एक एक घंटा लगाते थे चैप्टर एक्सप्लेन करने में और मैंने सिर्फ आपको 32 मिनट में चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया डियर स्टूडेंट. तो जाओ और जल्दी में आप वीडियो पूरा ख़त्म करके देखो. ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, और कमेंट में भी ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट. थैंक यू सो मच.